अभी क्या बताना पड़ेंगे, बेनिफिट्स ऑफ ईआरपी। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है। तो क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकता है कि भाई लिस्ट डाउन द एडवांटेजेस ऑफ ईआरपी, या फिर कोई भी दो बेनिफिट को एक्सप्लेन करो, और इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं। ठीक है, देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एन ईआरपी सिस्टम इन एन एंटरप्राइज। सम ऑफ द मेजर बेनिफिट्स आर ब्रीफली एक्सप्लेन। में क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला क्या है, इम्प्रूव रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अभी अपना ईआरपी फर्स्ट ऑफ ऑल फुल फॉर्म में वहां पे लिखा रिसोर्स, और आखिरी वर्ड क्या है, प्लानिंग। कि मेरे एंटरप्राइज के जो रिसोर्सेज है उसको मैं अच्छे से प्लान आउट करके यूटिलाइज कर सकूं, वो करने में ही मुझे ईआरपी हेल्प करता है। सबसे प्राइमरी मोटिव ईआरपी का क्या है, कि जितने भी मेरे रिसोर्सेज है उनको मैं अच्छे से प्लान आउट करूँ, सो दैट कि मेरी फ्यूचर परफॉर्मेंस इंप्रूव करे। ठीक है, जो मेरे बिजनेस के गोल्स है वो अचीव मैं कर सकूं, वो सबसे उसका प्राइमरी बेनिफिट है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है रीड करते हैं फिर और उसको डिटेल में समझेंगे। एन एंटरप्राइज कैन प्लान एंड मैनेज द रिसोर्सेज इफेक्टिवली बाय इंस्टॉलिंग ईआरपी सॉफ्टवेयर, जो मैंने भी बोला वही वहां पे लिखा है। So the wastage or loss of all types of resources can be reduced and improved resource utilization can be ensured। इसके यहाँ पर ये वेस्टेज वाला जो पॉइंट बोल रहा है, अब इसको एक बार अपन समझने का ट्राई करते हैं। मैं एग्जांपल लूंगा यहाँ पे प्रोडक्शन मॉड्यूल, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल, प्रोडक्शन ही मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल। मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल में अगर आपको याद होगा, तो अपन मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल में क्या करते थे, बेसिकली जो भी मेरी फिजिकल प्रोसेसेस है, ठीक है, जो भी मेरे बिजनेस की फिजिकल प्रोसेसेस है, जो मैं प्रोडक्शन की टाइम पे करता हूँ, ठीक है, उसको उनने क्या कर लिया, पूरे पर एप्लीकेट कर दिया मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल के अंदर। मतलब कि क्या, कि जो भी चीजें मैं फिजिकली कर रहा हूँ, मतलब कि जो मशीन कैसे काम कर रही है, ऑप्टिममली कैसे मैं उसको चला सकता हूँ, बरोबर चल रही है कि नहीं चल रही है, कहाँ पे कितना रॉ मटेरियल इनपुट हो रहा है, कितना आउटपुट निकल रहा है। ठीक है, जो बीच में लीड टाइम अवेलेबल है मशीन के बीच में, उसको मैं कैसे कम कर सकता हूँ, रिड्यूस कर सकता हूँ, ये सब मैं मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल को यूज करके देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ। अलग अलग जैसे मशीन है, तो मशीन अब अलग अलग पैरामीटर पे चलती है, जैसे टेम्परेचर हो गया, वाइब्रेशन हो गया। ठीक है, साउंड ज्यादा तो नहीं आ रहा है, टेम्परेचर बरोबर है कि नहीं मशीन का, ठीक है, कोई आवाज तो ज्यादा नहीं कर रही है। तो ये सब चीजें क्या रिप्रेजेंट करती है, कि भाई मशीन का जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो सही तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है। समझो अगर वाइब्रेशन ज्यादा हो रहा है, तो ऐसा कुछ होगा कि भाई कोई नट तो ढीला नहीं हो गया। जिसमें ऐसा भी हो सकता है एक छोटे से नट की वजह से, जैसे आप लोग स्कूटी कभी कभी चलाते होगे, तो एक छोटा सा नट खुल जाए या गिर जाए कहीं पे, तो आपकी गाड़ी आवाज करने लग जाती है। उसकी वजह से वो गाड़ी चलाने में बेसिकली प्रॉब्लम होती है। वैसे ही यहाँ पर भी अभी मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो प्रोडक्शन करते टाइम पे मेरे को जो मेरी मशीन है उनका मेंटेनेंस तो करते रहना है, लेकिन अभी जब यूज में आ रही है तो उसका वियर एंड टीयर भी होगा, उसका कोई ना कोई परेशानी भी आएगी। तो मुझे मॉनिटर करने की जरूरत है अलग अलग पैरामीटर्स को, कि भाई मशीन की क्वालिटी सही तरीके से है कि नहीं, मशीन ठीक चल रही है कि नहीं। ठीक है, सिमिलरली मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो प्रोडक्शन करने के टाइम पे मुझे रॉ मटेरियल्स इनपुट करना पड़ता हूँ अलग अलग। सिमिलरली प्रोडक्शन करने के बाद मैं मेरा फिनिश गुड्स निकलता हूँ। ठीक है, एफजी भैया, निकलता है। हाँ। समीक्षा ने रिक्वेस्ट भेजी होगी आपको। हाँ एक सेकेंड। तो मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल में जैसे समझो कि मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो मुझे रॉ मटेरियल इनपुट करना पड़ेगा। तो एक चीज मैं मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल में क्या ट्रैक कर सकता हूँ, कि समझो कि अगर मुझे अभी एक पीस गुड्स को बनाना है, तो कितनी क्वांटिटी में रॉ मटेरियल लग रहा है एक पीस गुड्स को बनाने के लिए, उसको मैं मॉनिटर कर सकता हूँ, उसके मैं पैरामीटर सेट कर सकता हूँ। अभी मुझे यहाँ पे जो गुड्स मेरे बन रहे हैं उसको मुझे बेचना है, तो बेचने के लिए मुझे उसकी कॉस्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, कि हाँ भाई, ये समझो कि अगर 15 रुपए की फाइनल कॉस्ट आ रही है, तो समझो कि मेरे को जो भी मैं अपना प्रॉफिट जोड़ के जो भी प्राइस में मुझे बेचना है, तो वो मैं प्राइस डिटरमाइन करूंगा। तो यहाँ पे कॉस्टिंग के अंदर मुझे सब चीजों को प्राइस जोड़ना पड़ेगा, कि हाँ भाई रॉ मटेरियल कितना लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कितनी लग रही है, ठीक है, या फिर कोई भी और चीज, मैन पावर कितना लग रहा है, फिर इनडायरेक्ट खर्चे कौन से लग रहे हैं, उन सबको मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि भाई कितना रॉ मटेरियल लग रहा है। समझो अगर अभी जैसे एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक सेट है कि भाई की 2 kgs ऑफ समथिंग लगता है, 5 kgs ऑफ समथिंग लगता है। ठीक है, ये सेट पैरामीटर है। लेकिन अगर ये पैरामीटर इंक्रीज करें, समझो कि 2.5 kgs हो गया, ये 5 का 6 kgs हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एबनॉर्मल हो रहा है। इवन नॉर्मली तो 2 से 5 किलो लगता था अलग अलग रॉ मटेरियल, लेकिन अभी अचानक से बढ़ क्यों गया। तो ये जो पैरामीटर्स मैं फॉलो करूंगा, ये मुझे मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल से पता चलेगा कि हाँ भाई ये एक गुड्स को बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लग रहा है, ये डेटा मेरे को मिल सकता है वहां से, क्योंकि मशीन वो कंटिन्यूसली काम करती रहती है और रिकॉर्ड होते रहता है कि हाँ भाई
कोई चीज बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लग रहा है। अभी यहाँ पे ये जो मुझे डेटा मिला कि हाँ भाई 2 की जगह 2.5 kg लग रहा है, 5 की जगह 6 kg लग रहा है, तो अभी मैं देखूंगा कि भाई ये 5 और 6 ये जो है यार रॉ मटेरियल ज्यादा क्यों लग रहा है। मैं मशीन को चेक करूंगा, मशीन के अंदर तो भाई कोई ऐसा पाइप वाइप में तो लीकेज नहीं हो गया है, कहीं से कुछ रॉ मटेरियल का वेस्टेज तो नहीं हो रहा है, ठीक है। या फिर कोई रॉ मटेरियल की क्वालिटी तो सही है कि नहीं, क्वालिटी खराब होने की वजह से ऐसा हो सकता है कि भाई अब ज्यादा रॉ मटेरियल का कंजम्पशन हो रहा है, या मशीन के अंदर कोई परेशानी तो नहीं आ गई है, ये मैं चेक करूंगा। तो यहाँ पे एक ईआरपी में जो मुझे डेटा पॉइंट मिला, ये डेटा पॉइंट को यूटिलाइज करके अभी मैं क्या कर पा रहा हूँ, मेरा जो रॉ मटेरियल का वेस्टेज है, जो इनपुट का वेस्टेज है, उसको रोक पा रहा हूँ, उसको मिनिमाइज कर पा रहा हूँ, अपने जो रिसोर्सेज है उसका बेटर यूटिलाइजेशन कर पा रहा हूँ। हाँ नहीं। सिमिलरली एक और एग्जांपल है, जैसे कि समझो अभी एचआर मॉड्यूल, ठीक है। अभी समझो कि मेरे कंपनी में 100 लोग काम करते हैं, ठीक है। अभी अगर ईआरपी नहीं होता तो यहाँ पे 100 लोगों को मुझे अलग अलग जगह पे काम पे लगाना है, कंपनी में कहीं ना कहीं पे, तो मुझे उसकी मैनुअली ट्रैकिंग करनी पड़ती है कि हाँ भाई कौन बंदा कहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। अब मैनुअली ट्रैकिंग करने में तो कुछ गलतियां हो सकती है, मैं सब लोगों पे कैसे ध्यान रख सकता हूँ, ठीक है। सब लोगों का फीडबैक कैसे ले सकता हूँ कि हाँ भाई कोई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, छुट्टियां तो नहीं मार रहा है। लेकिन यहाँ पे ईआरपी के आने की वजह से अभी सबकी जो अटेंडेंस है वो डिजिटलाइज हो जाएगी। सब लोग अपना पंचिंग करेंगे, मतलब कि फेस आईडी से पंचिंग करेंगे, थंब इम्प्रेशन से पंचिंग करेंगे, या कोई कार्ड वार्ड को यूज करके पंचिंग करेंगे। तो मुझे डेटा मिलते रहेगा कि हाँ भाई कितने लोग प्रेजेंट है, कितने लोग अपसेंट है, ठीक है। और प्रेजेंट है तो कहाँ पर प्रेजेंट है, कहाँ पे काम कर रहे हैं, तो मैं उनका जो अप्रेजल करूंगा तो मुझे डेटा ये भी मिलता रहेगा कि हाँ भाई काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मेरे रिसोर्सेज है, जो लोग काम कर रहे हैं, अगर अभी मैं मैनुअली करता तो ये सेम चीज को मुझे मॉनिटर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता। लेकिन अभी मैं अगर यहाँ पे ईआरपी को यूज कर रहा हूँ तो मैं उसको ज्यादा बेटर वे में, बेटर इफिशिएंटली यूज कर सकता हूँ कि हाँ भाई 100 लोगों को मैं जो डिपार्टमेंट जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ज्यादा एलोकेट कर सकूँ। समझो कि कोई डिपार्टमेंट में दो डिपार्टमेंट है, दोनों जगह 10-10 लोग काम करते हैं, एक ए नाम का डिपार्टमेंट है कि बी नाम का डिपार्टमेंट, दोनों जगह 10-10 लोग काम करते हैं। लेकिन ए डिपार्टमेंट के अंदर लोग मतलब काम इतना ज्यादा नहीं है, वहां पे 5 लोगों से भी काम हो जाएगा। सिमिलरली बी की जगह पे अभी 17 लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो अभी यहाँ पे लेकिन 10 लोगों की यहाँ पे शॉर्टेज हो रहा है। तो अभी मैं अगर डेटा मॉनिटर करते रहूंगा कि भाई कहाँ पे कितने लोग काम कितना कितना कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे 5 लोग की रिक्वायरमेंट कम है तो मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा उनको, उनके स्किल के सेट के हिसाब से। तो यहाँ पे जो मेरा काम है वर्कलोड डिवाइड ज्यादा होगा, यहाँ पे अच्छे से वर्कलोड डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ के लोगों की एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ईआरपी को यूज करके जो मेरे रिसोर्सेज है उनका एक बेटर यूटिलाइजेशन करने का तरीका किया। यहाँ पे रिसोर्सेज मेरे वेस्ट हो रहे थे, लेकिन ईआरपी को यूटिलाइज करके मैंने उसको उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने का ट्राई किया, ठीक है। तो ये एक दो एग्जांपल हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे और भी अलग अलग एग्जांपल। तो बेसिकली ईआरपी प्रमुख करता क्या है, जो मेरे रिसोर्सेज है उनका बेटर यूटिलाइजेशन करने में हेल्प करता है, क्योंकि मैं डेटा को ज्यादा अच्छे से एनालिसिस कर सकता हूँ, ठीक है। समझ में आया नहीं समझ में आया, कलेक्ट कनेक्ट कर पा रहे हो? हाँ, यस, नो, थम्स अप, नो थम्स अप। चलो ठीक है। भाई नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा, बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे क्या लिखा है पहले रीड करते हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन मींस मीटिंग मैक्सिमम कस्टमर्स रिक्वायरमेंट फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। कस्टमर को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ, कि जो भी मेरा कस्टमर चाहता है, जैसे भी वो प्रोडक्ट को चाहता है, जैसे वो सर्विसेज को चाहता है, ठीक है, बिना कोई ग्रीवेंसेस के उसको जो रिक्वायरमेंट्स है उसको मैं फुलफिल कर सकूं, उस टाइम पे ही मेरे कस्टमर को जो सेटिस्फेक्शन लेवल रहेगा एकदम पीक पे रहेगा। समझो कि उसने को मेरे को प्रोडक्ट बनाने बोला, उस प्रोडक्ट को मैं उसके एकदम डिजाइन के हिसाब से जैसे उसको परफेक्टली चाहिए था मैं वैसा बना के दे दूंगा, तो उसका कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन समझो कि मैं बना तो दूंगा लेकिन उसको डिले, मैं उसको बहुत ज्यादा टाइम के बाद मैं डिलीवर कर रहा हूँ, तो प्रोडक्ट से खुश होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि भाई बहुत टाइम के बाद डिलीवरी मिल रही है, तो उसका काम जो जिस टाइम पे उसको रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल नहीं हो पाई, तो उसका कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो सकता है, ठीक है। समझो कि मैंने टाइम पे तो दे दिया लेकिन क्वालिटी ऑफ गुड्स अच्छे नहीं है, तो वैसा भी हो सकता है। सिमिलरली मैंने टाइम पे दे दिया, क्वालिटी ऑफ गुड्स भी अच्छे है, लेकिन बाद में कोई परेशानी आ गई और मैं उस कस्टमर से बातचीत ही नहीं कर रहा हूँ, मेरा उसका रिलेशनशिप एकदम टूट गया है, मैं उसको देके भूल गया, ठीक है, उसकी जो ग्रीवेंसेज है उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, आफ्टर सेल सर्विस नहीं दे रहा हूँ, तब भी उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो जाएगा। तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीकों से अभी कस्टमर को मुझे सेटिस्फाई करना है, उसके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है। तो अब ईआरपी इसमें कैसे हेल्प करता है, अगर मेरी पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रॉपरली फंक्शन करेगी, सारे जितने भी बिट्स एंड पीसेस है, अगर सब लोग अपनी अपनी जगह पे अपना अपना काम करेंगे, सही जगह से फिट हो जाएंगे, ठीक है, तो जो सर्विसेज जा रही है, जो गुड्स बाहर निकल रहे हैं, जो कस्टमर के पास पहुंच रहे हैं, वो एकदम ऑप्टिमम लेवल पे पहुंचेंगे, एकदम सही तरीके से अगर सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज होंगे, तो एंड कस्टमर को सर्विसेज और गुड्स तो एकदम अच्छे मिलेगी, उनको जैसे चाहिए वैसे मिलेगी।
इन केस अगर उनको अच्छे नहीं मिल रहे, मतलब कहीं ना कहीं जो रिसोर्स का यूटिलाइजेशन है वो करेक्ट वे में नहीं हो रहा है, कहीं ना कोई जो प्रोसेस है सही तरीके से काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो ईआरपी मुझे क्या करता है, उन प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई करने में हेल्प करता है, डिजिटाइज करने में हेल्प करता है, और इजीली मैं उनको कर पाऊँ उसमें हेल्प करता है। यूजिंग एन ईआरपी सिस्टम अ कस्टमर विल गेट मोर अटेंशन एंड सर्विस ऑफ एन एंटरप्राइज विदाउट स्पेंडिंग मोर मनी एंड टाइम। अब जैसे समझो, तुमको जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अभी जैसे एक सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो मॉड्यूल है, अब उसके पीछे में कुछ ना कुछ लोग बैठे हुए होंगे जो कि कस्टमर्स को फैसिलिटेट करते हैं। तो अभी अगर समझोगे कोई कस्टमर के, जैसे एग्जांपल है ओला वाला, आपने ओला का सुना होगा अभी कि ओला के अंदर में बहुत ज्यादा परेशानी है, ओला के जो मशीन जो उसकी गाड़ियां हैं, ठीक है, उसके अंदर बहुत ज्यादा कंप्लेन्स आ रही है। आपने ऐसा कुछ सुना है? हाँ नहीं, किसी ने थोड़े न्यूज में सुना है, कहीं भी किसी से सुना है कि जो अपने ओला की ईवी है वो मतलब कि दिखने में बहुत स्टाइलिश है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन भाई आफ्टर सेल सर्विस बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है अभी, उसने जो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल में अपन ने देखा था, आपको याद होगा कि क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल के अंदर तीन चीजें थी, क्या क्या था? क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल। उस पर फोकस नहीं किया, वो सही तरीके से उसके कंपनी के अंदर में काम नहीं कर रहा है। कभी ऐसा हो रहा है ना कि जो प्रोडक्ट बाहर निकल रहे हैं तो कस्टमर की ज्यादा कंप्लेन्स आ रही है। तो ये फर्स्ट लेवल में तो प्रॉब्लम यहाँ पर है, उसको वहां रिजोल्व करने की जरूरत है। सिमिलरली और क्या, जो परचेजिंग मॉड्यूल है, ठीक है, अब वहां पे परचेजिंग मॉड्यूल को यूज करके परचेज किया जा रहा है रॉ मटेरियल, तो कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल के अंदर भी कोई ना कोई परेशानी होगी कि भाई जो रॉ मटेरियल है कि भाई वो अच्छी क्वालिटी का ना आ रहा हो। ठीक है, उन लोग मतलब कि जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं वो सही तरीके का, सही कैटेगरी का, सही उस चीज का नहीं होगा, तभी ऐसा हो रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो एचआर मतलब कि जो एम्प्लॉइज हायर हो रहे हैं, ठीक है, उनकी क्वालिटी अच्छी ना हो, वो स्किल्ड ना हो। या और ऐसा हो सकता है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम में जो वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं सही तरीके से मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे। ये अलग अलग लेवल पे अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है। और क्या हो सकता है, अभी यहाँ पे गुड्स बिक गए हैं, खराब गुड्स बिक गए हैं, लोगों को परेशानी आ रही है, लेकिन उनका रिजोल्यूशन भी नहीं हो रहा है, कि मतलब कि वो लोग कंप्लेंट्स अपनी लेके जा रहे हैं, उनकी गाड़ियां उनसे मतलब की सर्विस के लिए लिया जा रहा है, लेकिन उसको रिपेयर करके नहीं दिया जा रहा है, रिपेयर करके देते हैं तो वापस से थोड़े दिन में खराब हो जा रही है। तो आफ्टर सेल सर्विस खराब है, वो लोग वो डिमांड को जो आफ्टर सेल सर्विस की आ रही है उसको केटर ही नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। ठीक है, अब समझो कि यहाँ पे कहीं पे अपन अज्यूम करें यहाँ पे ईआरपी नहीं है, जैसे समझो क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल वाला पार्ट इन्हें अपनी कंपनी में लगाया हुआ ही नहीं, ठीक है, उससे मॉनिटरिंग हो ही नहीं रही है। तो ऐसा होगा कि भाई मॉनिटरिंग हो ही नहीं रही है, इसकी वजह से प्रोडक्ट खराब निकल रहे फर्स्ट ऑफ ऑल तो। ठीक है, अगर वो मॉनिटरिंग होती रहती है और इफिशिएंटली होती तो ये प्रोडक्ट में प्रॉब्लम नहीं निकलती। सिमिलरली जो प्रॉब्लम दिख रही है कि भाई कस्टमर जो सर्विस लेने जा रहे हैं उनकी सर्विसेज का उनको मतलब जो उनको प्रॉब्लम है उनका रिजोल्यूशन जल्दी नहीं हो रहा है, मतलब कि क्या, कि अभी रिजोल्यूशन देने के लिए उसके पास मतलब कि प्रॉपर टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। मतलब कि सर्विसेज मतलब कि गाड़ियों को रिपेयर करना है तो उसके लिए सर्विस सेंटर उसके पास अवेलेबल नहीं है, सर्विस सेंटर अवेलेबल है तो स्किल्ड एम्प्लॉयज उसके ऊपर अवेलेबल नहीं है, स्किल्ड एम्प्लॉयज अवेलेबल है तो वो सही टाइम पे मैनेज नहीं कर पाते चीजों को। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ईआरपी सिस्टम की फर्स्ट ऑल फंक्शनिंग गलत हो सकती है, कि जो उनका ईआरपी है वो डेटा को सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर रहा है। ठीक है, सो दैट की वो जो चीजें सिस्टम में सही तरीके से काम नहीं कर रही है। बैक एंड में क्या हो सकता है कि जो मैनेजमेंट है, जो लोग हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे एक तरह से ईआरपी सही तरीके से काम करता और अगर मैनेजमेंट उस पर फोकस करता, ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम्स है वो आती ही नहीं। प्रोएक्टिव होकर अगर कंपनी काम करती तो ये सब प्रॉब्लम आती ही नहीं, वो जल्दी रिजॉल्व हो जाती और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाता। ठीक है, अभी यहाँ पे जो रिजोल्यूशन नहीं हो पा रहा है, जैसे वो लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग कंप्लेन करने भी जाते हैं तो कोई सुनता नहीं है, हम लोग को कोई रिजोल्यूशन ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, हमारी गाड़ियां खराब हो रखी पड़ी हुई है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? मैं यहाँ पे कंप्लेन रेज करने जा रहा हूँ, जैसे मैं भी कंप्लेन कैसे रेज करूंगा, सिस्टम से रेज करूंगा, कि मतलब कि सिस्टम उनका कोई सिस्टम होगा, वहां पे अपनी कंप्लेन रेज कर दो कि भाई मेरी गाड़ी में ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो वो रेज करने के बाद भी वो जो प्रॉब्लम है सही बंदे के पास पहुंच नहीं रही। अगर मैनुअली होता तो एक बंदा 10 बंदे इतने सारी उनकी जो अभी लेटेस्ट डेटा था, 50,000 पेंडिंग कंप्लेंट्स है उनकी गाड़ियों में, अलग अलग कस्टमर से 50,000 पेंडिंग कंप्लेंट्स है। तो 50,000 कंप्लेंट्स को केटर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अभी कोई ऐसे में लोगों की टीम तो बैठा नहीं सकता कि भाई कैसे उन लोग को सारी प्रॉब्लम को रिजोल्व करे, क्योंकि अभी सब लोग को डेट्स देना रहेगा, अलग अलग सर्विस सेंटर में भेजना पड़ेगा गाड़ियों को, तो वो तो रिजोल्व नहीं हो सकती अगर कोई मैं मैनुअली करने जाऊँ। लेकिन अगर वहां पे ईआरपी रहेगा, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंप्लेन को रेज करवाना, जैसे अब इतने लोगों का प्रॉब्लम को लिखवाना है कि हाँ भाई किसकी गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, कब परचेज की गई थी, वारंटी में कवर्ड है कि नहीं कवर्ड है, ये मैं मैनुअली बैठ के लिख तो नहीं सकता। लेकिन ये जो कस्टमर है वो लोग एक चैट बॉक्स को यूज करके, जैसे भी क्या होता है आप लोग की प्रॉब्लम्स कोई आती है, अब ये सबको समझो अमेजोन के अंदर अपने को प्रोडक्ट के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, आप रिटर्न करने जाओगे,
तो वहां पे आपसे पूछा जाता है कि आप रिटर्न क्यों कर रहे हो। ठीक है, आप वहाँ पे टाइप करके ऑप्शन चूज कर। सिमिलरली कोई आपने सर्विस ली, उसके अंदर कोई परेशानी आती है तो वहाँ पे चैटिंग करने का ऑप्शन होता है, या फिर एक चैट बॉक्स रहेगा, चैट बॉक्स से एक सॉफ्टवेयर से आप बात करोगे, वो आपका रिजोल्यूशन करने का ट्राई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से वो क्या है, मेरे मार्केटिंग मॉड्यूल का एक पार्ट हो गया कि भाई मार्केटिंग मॉड्यूल वाले प्रॉब्लम्स, कस्टमर की प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करने के लिए इस चीज को कर रहे हैं। वहां पे एक बंदे को नहीं बैठा रखे, बल्कि एक सॉफ्टवेयर को बैठा रखे, एक ईआरपी का एक पार्ट को बैठा रखे। जैसे वहां पे अपने मार्केटिंग मॉड्यूल में लिखा भी था, मेरे को जितना याद आ रहा है। मार्केटिंग मॉड्यूल में आपको याद होगा, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इंक्रीजिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो इसमें कहीं कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, मार्केटिंग मॉड्यूल वालों के पास भी आ सकती है कि भाई वो लोग सही तरीके से काम नहीं कर रहे, या फिर जो उनका सॉफ्टवेयर है वो फंक्शनिंग तरीके से नहीं कर रहा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ईआरपी कैसे हेल्प कर सकते हैं। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ईआरपी वेल डिजाइंड है, ठीक है, वो प्रॉब्लम्स को केटर करने के लिए वेल डिजाइंड है, तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं। ठीक है, लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उसको मैं इजीली रिजॉल्व कर सकता हूँ, प्रायोरिटाइज कर सकता हूँ, प्लान आउट कर सकता हूँ ईआरपी को यूज करके। लेकिन मैनुअली ये सब काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ईआरपी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर ईआरपी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर सिस्टम इंपॉर्टेंट है कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल को बढ़ाने के लिए। क्योंकि अपन ने देखो प्रॉब्लम्स डिस्कस करी, बहुत अलग अलग लेवल पे प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, उसको फिगर आउट करना और रिजॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट काम, और वो मैनुअली चंद लोगों में नहीं किया जा सकता जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे ईआरपी काम आता है, मुझे अलग अलग टाइप का डेटा ईआरपी प्रेजेंट करता है, सो दैट कि मैं कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ा सकूं। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, प्रोवाइड्स एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। In today's competitive world, an enterprise has to plan and manage the future cleverly. To achieve this, an enterprise needs high quality, relevant, and updated and accurate information. को याद होगा जब अपन एक ईआरपी वाला वीडियो देख रहे थे स्टार्टिंग में, कि वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे डिसेंट्रलाइज सिस्टम था, दो अलग अलग जगह पे डेटा मेंटेन हो रहा था। तो डेटा दो, जब वो इन्वेंट्री वाला डेटा था वहां पे कुछ, कि रॉ मटेरियल इन्वेंट्री इन्वेंट्री वाले अलग डेटा मेंटेन कर रहे हैं, और जो प्रोडक्शन प्लानिंग वाले वो अलग डेटा मेंटेन कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि डेटा की डुप्लीकेसी हो रही है। अब कौन सा डेटा एक्यूरेट है मुझे वही नहीं पता। लेकिन ईआरपी जब आया, सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन, जब सेंट्रलाइज डेटाबेस आया, ईआरपी बेसिकली आया, तो वहां पे क्या हो रहा है, मुझे रियल टाइम बेसिस पे डेटा पता चल जा रहा है कि हाँ भाई इन्वेंट्री में कौन सा गुड्स पड़ा हुआ है, किस चीज का प्रोडक्शन अभी हो रहा है, किस चीज का प्रोडक्शन होने वाला है। ठीक है, कितने कस्टमर के ऑर्डर में बस पेंडिंग पड़े हुए हैं। सारा डेटा मुझे रियल टाइम बेसिस पे मिलता है, और रियल टाइम बेसिस पे मिलता है तो यहाँ पे डुप्लीकेसी होने के चांसेस कम है, कि मतलब कि एक टाइम पे दो लोग अपलोड करेंगे तो डेटा चेंज हो जाए, डेटा दोनों डेटा आ जाए, ऐसा नहीं है, वो करने ही मिलेगा। ठीक है, तो ईआरपी को यूज करके सारे डिपार्टमेंट वाले अपना डेटा इनपुट करते हैं। तो जब कोई और डिपार्टमेंट को डेटा यूज करना है, जैसे अभी अपने बिजनेस के अंदर तो सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो उनको बाकी डिपार्टमेंट के डेटा की भी रिक्वायरमेंट होती रहती है, उनको जरूरत होती रहती है। तो ईआरपी को यूज करके वहां पे मुझे एक्यूरेट डेटा मिलता रहता है, जो भी मेरे काम का डेटा है, जो भी मेरे लिए रिलेवेंट डेटा है। जैसे फाइनेंशियल मॉड्यूल वाले, अब उनको कितने मेरे डेटर्स है, कितने मेरे क्रेडिटर्स है, कितने प्रोडक्शन मेरा कितना हो रहा है, ठीक है, इन्वेंट्री के लिए उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट कितना होगा, कहाँ पे मेरी कितनी एसेट्स है, कितनी मेरी लाइबिलिटीज है। अब अलग अलग डिपार्टमेंट से वो डेटा मिलता रहता है, किसको कितनी सैलरी पे करना है। ठीक है, अब वो सब डेटा उनके पास आते रहता है। सिमिलरली एचआर वाले को प्रोडक्शन कितना हुआ कितना नहीं हुआ उससे कोई मतलब है क्या, नहीं। तो जो रिलेवेंट डेटा है कि भाई कहाँ पे कौन लोग काम कर रहे हैं, कितना काम करते हैं, किसके अंडर में काम करते हैं, सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो रिलेवेंट डेटा उनको मिलता रहेगा, वो फीडबैक उनको मिलता रहेगा। समझो परचेजिंग मॉड्यूल वाले, तो परचेजिंग मॉड्यूल वाले को किससे इंपॉर्टेंस, क्या रिलेवेंट है उनके लिए, खरीदने के लिए पैसा अवेलेबल है क्या, क्या खरीदना है, ठीक है, कब खरीदना है, कितनी क्वांटिटी में खरीदना है, ये सब चीजें उनके लिए रिलेवेंट है। ठीक है, बाकी ऑर्डर हो रहे हैं, गुड्स बिक रहे हैं नहीं बिक रहे, उनसे कोई उसको मतलब है क्या, नहीं मतलब है। तो उसके हिसाब से उसको रिलेवेंट डेटा मिलेगा। तो अलग अलग डिपार्टमेंट वालों को उनके हिसाब से जो रिलेवेंट डेटा है, वो एक्यूरेट डेटा उनको मिलते रहता है ईआरपी को यूज करके। अभी मैं सारा डेटा सबके तो शेयर नहीं कर सकता, जिनको नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि वो लोग ढूंढते बैठेंगे जो भी उनकी काम की चीज है। लेकिन ईआरपी को यूज करके सब लोग फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपना डेटा इनपुट करते रहते हैं, और वो डेटा बढ़ते रहता है लोगों के पास में, जो भी उनको उनके जो रेलेवेंट यूजर्स है उनके पास। ठीक है, तो इसलिए ईआरपी को यूज करके मुझे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। अब देखो, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती रहेगी, तो मैं रियल टाइम बेसिस पे जो मेरे डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी, मतलब कि मैं करेक्ट डिसीजन ज्यादा ले पाऊंगा, मैं इजीली डिसीजन ले पाऊंगा। अभी ईआरपी के साथ में सब जो मैंने एमआईएस को भी जोड़ दिया। ठीक है, तो एक्यूरेट डेटा जब मेरे सिस्टम के अंदर आएगा, तो समराइज होकर मुझे रिपोर्ट्स के फॉर्म में एमआईएस में मिलेगा। ठीक है, और एमआईएस मेरे हाथ में आएंगी तो उसको मैं जल्दी से जल्दी एनालिसिस कर पाऊंगा, और एनालिसिस करके करेक्ट डिसीजन में ले पाऊंगा। यहाँ पे क्या लिखा है वो लिख करते हैं, decision making capability. Accurate and relevant information given to decision makers will help them to take better decisions for running a system more smoothly.
better decision from an enterprise will help them to go a step ahead of its competitors. कोई भी डिसीजन लेने के लिए फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या मुझे डेटा की रिक्वायरमेंट है, इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है। अगर मेरे पास डेटा ही अवेलेबल नहीं रहेगा, जैसे हम लोग एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, तो मेरे को क्लास का टाइमिंग सेट करना है। ठीक है, भाई क्लास का टाइमिंग सेट करने के लिए अभी तुम सब लोगों की अलग अलग ट्यूशन होती है, अलग अलग क्लासेस होती है, अलग अलग टेस्ट के टाइमिंग्स होते हैं। ठीक है, अब मैं एक एक जन से पूछने जाऊंगा कि भाई आप लोगों का कितना टाइम है, कितना क्या क्या चीजें है, तो मेरा बहुत ज्यादा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिसीजन लेने में बहुत डिले होगा, मेरे को टाइम लगेगा। समझो आपने मुझे सब लोगों ने एक रिपोर्ट में समराइज करके दी है कि हाँ भाई मेरा इस टाइम पे ये बैच रहता है, इस टाइम पे ये टेस्ट रहता है। वो रिपोर्ट मेरे पास आया, मैं रिपोर्ट को फटाफट एनालिसिस करूंगा कि हाँ भाई उसके से कौन सा स्लॉट मेरे पास अवेलेबल है, मैं अपना टाइमिंग रख दूंगा। तो यहाँ पे मेरे को एक एक डेटा लेने की जगह मैंने क्या किया, एक समराइज फॉर्म में उसका कंसाइज कंक्लूजन लिया और मुझे डिसीजन लेने में वो हेल्प किया। मैं ज्यादा फास्ट डिसीजन ले सकूंगा। सिमिलरली बिजनेस के अंदर भी अभी रोज हजारों अलग अलग डिसीजन लेना पड़ता है, अलग अलग चीजें की रिक्वायरमेंट आती रहती है। तो अभी डिसीजन लेने के लिए अगर मैं एक चीज के ऊपर ही ज्यादा टाइम बिताऊंगा तो मेरी बाकी चीजें डिले होती जाएगी। तो फास्ट डिसीजन लेने के लिए मेरे को जो मेरा डेटा मेरे पास आ रहा है, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही है, जो मेरी रिक्वायरमेंट है जिसको यूज करके मैं फटाक से कंक्लूजन पे पहुंच सकूं, ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो वही ईआरपी मुझे हेल्प करता है विद अलग जो रिलेटेड टेक्नोलॉजीज है उसकी हेल्प से। ईआरपी के अंदर मैं डेटा इनपुट करते रहता हूँ, करेक्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रियल टाइम बेसिस पे इनपुट होती रहती है। साथ ही में जब एमआईएस उसके साथ में आ जाता है, तो जैसी मुझे जो रेलेवेंट रिपोर्ट्स है, ठीक है, वो मुझे निकल जाती है और रिपोर्ट्स को यूज करके मैं डिसीजन ले सकता हूँ। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, तो मेरा सेल्स हो रहा है, परचेज हो रहा है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, लेकिन फिर भी तो मेरे पास कैश क्रंच हो गया, मेरे बिजनेस के पास में पैसा ही नहीं है बिजनेस को रन करने के। ठीक है, अब मुझे देखना पड़ेगा भाई कहाँ पे मेरे को ऐसी प्रॉब्लम आई है। तो अब मैं एक एक डिपार्टमेंट में जाके तो ये सब चीजें नहीं देखूंगा कि भाई ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। तो मुझे अभी जो रेलेवेंट चीज है कि भाई कहाँ पे मेरे को किससे पैसा कलेक्ट करना है, किसको पैसा देना है, ठीक है, और मेरी सेल्स बरोबर हो रही है कि नहीं हो रही, मुझे उसको चेक करने की जरूरत है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि भाई सेल्स तो बरोबर हो रही है, लेकिन मेरे पास पैसा की कमी क्यों हो गई है। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि भाई सेल्स हो रही है लेकिन क्रेडिट में सेल्स ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो अब मुझे उसका ऐसा डेटा चाहिए कि भाई कितना परसेंट मेरा क्रेडिट का सेल्स होता है, कितना परसेंट मेरा कैश का सेल्स होता है। ठीक है, तो अब मैं एक एक डॉक्यूमेंट तो बैठ के पढ़ूंगा नहीं, मुझे ग्राफ के फॉर्म में होना कि भाई समझो मेरे 100 रुपए की सेल्स हो रही है तो उसमें 60-70 रुपीज का क्रेडिट का सेल हो रहा है, बाकी का कैश का सेल्स हो रहा है। क्या ट्रेंड चल रहा है मेरा ओवर द पीरियड। ऐसा मेरे को दिखेगा कि भाई पहले मेरा कैश का सेल्स ज्यादा था, लेकिन धीरे 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 क्या हो गया कि मेरा क्रेडिट का सेल्स ज्यादा पार्ट हो गया है बिजनेस को बढ़ाने के चलते, और मेरा कैश सेल्स कम हो गया है। उसकी वजह से कैश क्रंच वाली प्रॉब्लम आ गई है। तो अभी हमें प्रॉब्लम को जो सॉल्यूशन निकालना है, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए मुझे अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करना पड़ सकता है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की। हाँ भाई क्रेडिट वाले लोगों को भी कम थोड़ा सा क्रेडिट देना शुरू करो, कैश की वसूली ज्यादा शुरू करो, या फिर भाई बोरोइंग करने की जरूरत पड़ेगी, अपनी ओवरड्राफ्ट सर्विसेज लेने की जरूरत पड़ेगी तो बैंक से लाइजनिंग बढ़ाओ, बैंक से बातचीत करो। कहीं ना कहीं तो मुझे कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। अभी मैं फाइल्स में घूम तो नहीं सकता, मतलब कि उनमें मैं खो तो नहीं सकता कि भाई एक एक फाइल को जाके पढ़ूं मैं। मेरे को तो यहाँ पे जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना पड़ेगा, नहीं तो भाई बिजनेस ठप पड़ जाएगा। अब यहाँ पे तो सिर्फ ये एक प्रॉब्लम हुई, ऐसे अब हजारों अलग अलग प्रॉब्लम्स आती है बिजनेस के अंदर में। तो उस चीज के लिए मुझे एक्यूरेट डेटा चाहिए, रियल टाइम बेसिस पे और समराइज फॉर्म में होना चाहिए, सो दैट कि मैं जो डिसीजन ले सकूँ वो बेटर डिसीजन ले सकूँ, वो स्मूथली मैं डिसीजन ले लूँ। तो उस चीज को करने में मुझे ईआरपी हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। An ERP system allows organization to be more flexible so that they can more easily adapt and capitalize on new business opportunities. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ईआरपी के आने की वजह से जो बिजनेस के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब कि चेंज लाने की क्षमता। ठीक है, मुझे अगर वो चीज को बदलना है तो उसको मैं आसानी से बदल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास डेटा जो डिसीजन लेने के लिए मुझे मुझे कोई फ्लेक्सिबल अपने आप को बदलना है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखना पड़ेगा ना अभी क्या चल रहा है, अभी क्या बदलने की जरूरत है। लेकिन उसको मुझे एनालिसिस करना पड़ेगा, समराइज करना पड़ेगा, कंक्लूजन कुछ लाना पड़ेगा। ठीक है, और डेटा तो मेरे को बहुत सारा अवेलेबल है, तो उसके अंदर अभी मैं एनालिसिस में ही मुझे नहीं खोना है, उसका मुझे जल्दी से जल्दी कंक्लूजन ढूंढना है कुछ ना कुछ, सो दैट कि मैं इजीली फ्लेक्सिबली उसको बदल सकूं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी मेरे पास कोई इंस्टेंटली एक बहुत बड़ा ऑर्डर आ गया। ठीक है, अब वो ऑर्डर को फुलफिल करना है, लेकिन कस्टमर की ये शर्त है कि भाई आपको जल्दी से जल्दी, और उन्हें एक डेडलाइन दे दी है कि आपको इस तारीख तक इसको प्रोड्यूस करके देना है, और मतलब कि बहुत बड़ा कस्टमर है, इनने अपन को ट्रायल बेसिस पे एक ऑर्डर दिया है, तो अब मुझे उसको मतलब कि कैसे भी करके फुलफिल करना है। लेकिन मेरे पहले से ही अभी ऑर्डर बहुत ज्यादा पैक चल रहे हैं। ठीक है, मेरे को पहले से ही मेरा जो मशीन एकदम पैक चल रही है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे बदलने की जरूरत है कुछ ना कुछ कि भाई मैं कैसे उस ऑर्डर को घुसाऊं यहाँ पे, सो दैट कि मैं उसको भी फुलफिल कर लूँ, मेरे जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो भी रुके ना।
तो अगर मैं अभी यहाँ पे लोगों से बातचीत करने जाऊंगा, तो जितना लोगों से मैं बातचीत करने जाऊंगा उतने में तो वो टाइम ही निकल जाएगा सबको समझाने में, सबको करवाने में। लेकिन यहाँ पे सिस्टम के अंदर अगर मैं चेंजेस लाऊंगा कि यहाँ पे मैं सिस्टम के अंदर ही मेरे ऑर्डर की जो स्केड्यूलिंग है उसको बदल दूं, जो ऑर्डर अभी बन रहे हैं उसके अंदर ही मैं कहीं ना कुछ प्लानिंग करके, ठीक है, अपने ऑर्डर को स्केड्यूल कर लूं, तो यहाँ पे मैं इजीली उस ऑर्डर को फुलफिल कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं उसको मैनुअली सब लोग से डिस्कस करके कि हाँ भाई ऐसा करते वैसा करते करने जाऊंगा, तो यहाँ पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल 100 लोग रहेंगे, 100 लोग के अलग अलग दिमाग चलेंगे और वहीं पे प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे जब अगर मैं सिस्टम के अंदर जैसे डीएसएस सब समझो यहाँ पे मेरे साथ में अवेलेबल है ईआरपी के साथ में, तो डीएसएस मुझे हेल्प करेगा कि हाँ भाई मैं कैसे उस ऑर्डर को फुलफिल कर सकता हूँ, जो मेरी करंट फंक्शनिंग है उसके अंदर ही मैं कैसे उस ऑर्डर को फुलफिल करवा सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जैसे डीएसएस तुमको चॉइसेस देता था कि हाँ भाई आपको ये चॉइसेस अवेलेबल है, आपके अपने जजमेंट के हिसाब से आप फंक्शन कर सकते हो। तो वो यहाँ पे ईआरपी में जो साथ में जो रिलेटेड टेक्नोलॉजीज है वो मुझे हेल्प करेगी यहाँ पे कि मैं इजीली फ्लेक्सिबली, मुझे अगर कोई चेंजेस लाना है मेरे बिजनेस के अंदर में, ठीक है, कोई अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई, मुझे उसको कैपिटलाइज करना है, कोई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ गई उसको कैपिटलाइज करना है, तो मैं कैपिटलाइज कर सकता हूँ ईआरपी को यूज करके। क्योंकि अगर सब सेम चीज हम मैनुअली होगी, तो मैनुअली लोगों को कन्विंस करना कोई भी चीज करने के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम है। लेकिन अगर यहाँ पे सिस्टम के अंदर ही वो इनकॉर्पोरेटेड है, सब लोग सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, जैसे समझो कि सिस्टम के अंदर ही लिख के आ रहा है कि आपको ये ऑर्डर अभी फुलफिल करना है, ये ऑर्डर आपको बनाना है, इस तरीके से बनवाना है, ठीक है, तो अब लोग सिस्टम को फॉलो करेंगे, हाँ भाई ये एक तरह से यहाँ पे आपको आगे करने का है। लेकिन अगर मैं सबसे पूछने जाऊंगा कि भाई यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वाले से पूछूंगा, ठीक है, प्रोडक्शन प्लानिंग वाले से पूछूंगा, इन्वेंट्री वाले से मैनुअली पूछूंगा, तो वहां पे मैं अटक जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन प्लानिंग वाला खुद बैठे बैठे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वाले का भी डेटा निकाल सकता है, इन्वेंट्री वाले का भी डेटा निकाल सकता है, हाँ ठीक है, और सेल्स वालों का भी डेटा उसके पास है ही कि भाई कौन सा ऑर्डर आ रहे हैं, तो वो खुद वो डेटा को एनालिसिस करके अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से वो कहीं ना कहीं उसको डेटा को फुलफिल करने का ट्राई करेगा। तो यहाँ पे मल्टीपल डिपार्टमेंट का इंटरवेंशन के बिना मैं खुद से ही प्लान आउट कर सकता हूँ चीजों को, क्योंकि मेरे पास रियल टाइम बेसिस पे डेटा अवेलेबल है वहां पे फंक्शनिंग का। तो इसलिए मुझे ईआरपी हेल्प करता है कहीं भी कोई चेंजेस लाना है, कोई न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ गई उसको कैपिटलाइज करना है, ठीक है। जैसे समझो कि अभी मुझे कोई चीज परचेज करनी है, ठीक है, तो मैं रियल टाइम बेसिस पे ट्रैक कर सकता हूँ अलग अलग जगह के प्राइसेस को ईआरपी को यूज करके। समझो मैंने अलग अलग जहाँ पे भी प्राइसेस ट्रैक होते हैं, अलग अलग जो एक्सचेंजेस है वहां पे मैंने अपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट कर लिया कि भाई कौन से कहाँ पे किस चीज के जो भी मेरा रॉ मटेरियल है उसके क्या प्राइसेस चल रहे हैं वो ट्रैक होते रहे, और उस रॉ मटेरियल के जो प्राइसेस चल रहे हैं उसके हिसाब से मैं ऑर्डर फुलफिल करूँ, मेरे जो परचेजिंग मुझे करनी है मैं उसके हिसाब से ही करूँ। तो यहाँ पे मुझे अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी है, तो उसको मैं इजीली बदल सकता हूँ क्योंकि मेरे पास रियल टाइम बेसिस पे डेटा अवेलेबल हो रहा है। कि मुझे समझो कि कोई वेंडर से मैं निगोशिएट कर रहा हूँ, तो निगोशिएट करते टाइम मुझे रियल टाइम बेसिस पे डेटा मिलता रहेगा कि भाई अभी मार्केट में इसके क्या प्राइसेस चल रहे हैं, उसके बेसिस पे मैं उससे बातचीत करूंगा कि हाँ भाई इसका प्राइस तो ये चल रहा है, आप मुझे क्यों ज्यादा ऑफर कर रहे हो, तो मैं यहाँ पे निगोशिएशन पे ज्यादा अच्छे से काम कर सकता हूँ। तो वैसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग जगह पे ईआरपी फ्लेक्सिबिलिटी लाने में हेल्प, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, इन्फॉर्मेशन इंटीग्रिटी। इन्फॉर्मेशन इंटीग्रिटी इसका मतलब क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ ईआरपी इज इन इट्स प्रमोशन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कनेक्शन, सारे डिपार्टमेंट को जोड़ना, connection of various departments, and hence we will get an integrated form of information about the enterprise, a complete information मुझे मिलेगी। The entire information about an enterprise is stored in a centralized database so that complete visibility into all the important processes across various departments of an organization can be achieved। जैसे अपन ने भी डिस्कस किया, यहाँ पे मुझे रियल टाइम बेसिस पे सारे डिपार्टमेंट का एक कंप्लीट ओवरव्यू मुझे दिखता है, मुझे जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं उसको निकाल सकता हूँ। ऐसा क्यों, और अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स, ऐसा क्यों, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है इंटरप्रेस ईआरपी को यूज करके। और कैसे कनेक्टेड है, क्योंकि सारा डेटा एक सेंट्रलाइज डेटाबेस के अंदर जाके स्टोर होता है, ठीक है। और जिसको भी जो डेटा पुल आउट करना है, जो भी उसके रिक्वायरमेंट है, वो वहां से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, निकाल सकता है और उसको यूज कर सकता है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही चाहिए यहाँ पे ईआरपी का, इन्फॉर्मेशन इंटीग्रिटी, कि हाँ भाई हम लोग यहाँ पे डेटा को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं और सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में से एक सिनर्जी डेवलप कर सकते हैं। समझ में आए सारे बेनिफिट्स। अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा, हाँ जी, सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, इम्प्रूव रिसोर्स यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेज का सबसे अच्छे से यूटिलाइजेशन होना चाहिए। सेकेंड अपन ने देखा बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। थर्ड प्रोवाइड्स एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, इस चीज से मेरी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी बढ़ती है। और आखिरी के दो अपन ने देखे, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी और इन्फॉर्मेशन इंटीग्रिटी। ये अपन ने देखिए, ये छह बेनिफिट्स अपने समझे। बोलो धीरज। दिल टूट गया था। क्या क्या
क्या बोल रहे हैं? गलती से हो गया था। अच्छा, गलती गलती से से हो हो गया गया। था। समझ में आया, बेनिफिट समझ में आया कि क्या डाउट है किसी में, कोई पॉइंट में और डिटेल में समझना है, कुछ और समझना है, कोई लाइन में डाउट आ रहा है कि समझ गया? बताओ। कि लोग कहाँ गए, सो गए क्या? हम लोग शाम में भी सो जाते हैं। भैया हाँ हर कृपा बोल। भैया एक बार लास्ट वाला बताओ ना, इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी। हाँ, यहाँ पे इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स, मतलब कि यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स का जो डेटा है वो क्या होता है, अब एक सेंट्रलाइज डेटाबेस के अंदर जाके स्टोर होता है। अपन ने जो ईआरपी जब स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे तो अपन ने देखा था कि इंफॉर्मेशन दो तरीके से मेंटेन हो सकती है, एक था डिसेंट्रलाइज और एक था सेंट्रलाइज। और जो सेंट्रलाइज था वो था मेरा ईआरपी। तो ईआरपी को यूज करके मेरे जो सारे डिपार्टमेंट्स है एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं। कैसे कनेक्ट हो चुकी है? क्योंकि अब जो सारा डेटा है एक सेंट्रलाइज लोकेशन में जाके स्टोर होता है। तो जिसको जो भी डेटा रिलेवेंट डेटा चाहिए वो रियल टाइम बेसिस पे एक्यूरेट डेटा ले सकता है। समझो कि अभी कोई डेटा है, दो अलग अलग डिपार्टमेंट अपडेट करते हैं, ठीक है, तो रियल टाइम बेसिस पे वो दोनों डिपार्टमेंट अपडेट कर सकते हैं वहां पे, और पता भी चलता रहेगा कि भाई किसने अपडेट किया, ये भी मुझे डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। समझो कि किसी ने कोई गलती कर दिया तो वो मुझे वो भी पता चल जाएगा कि भाई किसी ने क्या गलती किया और उसको मैं रेक्टिफाई कर सकता हूँ। तो इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी मतलब यहाँ पे क्या, सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में एक इंटर कनेक्शन, सब लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं एक सेंट्रलाइज डेटाबेस को यूज करके। और से उस सेंट्रलाइज डेटाबेस में से जो भी जिसको जो रिलेवेंट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए वो रियल टाइम बेसिस पे वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और डिसीजन लेने में उनको वो हेल्प करेगा। तो यहाँ पे वो बोलना चाहिए इंटीग्रिटी मतलब यहाँ पे क्या, इंटर कनेक्शन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स। समझा नहीं समझा? बाकी लोग जिनने हाथ नहीं उठाया, बहुत कम लोग ने हाथ उठाया। आर्या, मनस्वी, हाँ समीक्षा। भैया। अच्छा, हाँ बोल मनस्वी। नहीं भैया, समझ गया। समझ गया? चलो आगे अभी हाँ। डिसएडवांटेज लिमिटेशंस पढ़ते हैं। limitations of ERP implementation. Some of the problems and limitation of using an ERP package in enterprise are high cost. The cost of ERP software configuration and implementation is very high. The high price of the package associated with license fees and other charges are the main problem of ERP installation. अभी देखो, अपन जब ईआरपी वो जो सॉफ्टवेयर पैकेजेस पढ़ रहे थे तो तब तुमको मैंने बताया था कि ईआरपी पैकेज सही सही ईआरपी पैकेज चूज करना क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मेरे बिजनेस की रिक्वायरमेंट है मुझे उसके हिसाब से ईआरपी पैकेज चूज करना पड़ेगा, ठीक है। और एक मैं ईआरपी पैकेज चूज करूंगा तो ईआरपी पैकेज चूज करते टाइम पे मैं ये भी प्रोज और कॉन्स में देखूंगा कि हाँ भाई ये मुझे कितना बेनिफिट दे रहा है और कितना कॉस्ट मुझे इसको पे करना पड़ रहा है। समझो कि मेरे यूजर्स ही बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, तो यूजर कम रहेंगे तो मेरे को उतना बड़ा इंस्टॉलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, उनसे मैं मैनुअली भी बातचीत कर सकता हूँ, इन्फॉर्मेशन का कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। जब डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लोग बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तब ईआरपी का कुछ काम है। अगर लोग ही बहुत कम है, इन्फॉर्मेशन ही कम जनरेट हो रही है तो ईआरपी का कोई मतलब ही नहीं है। और अब कोई छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ईआरपी को इंस्टॉल नहीं कर सकती क्योंकि इसको अभी आप लोग इंस्टॉल करने जाओगे, आप लोग इसकी सर्विस लेने जाओगे तो जो इसकी सर्विसेज है बहुत ज्यादा महंगी होती है, बहुत ज्यादा, मतलब मंथली चार्जेस लाखों में हो सकते हैं, ये मिनिमम हो गए। अगर तुम्हारा कोई अच्छा ईआरपी लेने जाओगे जैसे ये ओरेकल है, ये ओरेकल के चार्जेस करोड़ों में भी होते हैं, महीने के 30-30 40-40 लाख के चार्जेस पे करना पड़ता है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग। तो अभी लेने से पहले ईआरपी इंस्टॉल करने से पहले इंप्लीमेंट करने के पहले मुझे उसके प्रोज एंड कॉन्स देखना पड़ेगा कि ये मेरा काम कितना आसान कर पा रहा है, ठीक है, इससे कुछ आसानी हो रही है कि नहीं हो रही है, डेटा को मैं अच्छे से मैनेज कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, क्या डिसीजन लेने में मुझे हेल्प मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ठीक है, क्योंकि अभी किसी ने भी ये सॉफ्टवेयर बनाया है, ये सारे डेटा को इंटीग्रेट कर रहा है, सिमिलरली कोई डेटा कहीं ना कहीं जाकर स्टोर हो रहा है, तो उस डेटाबेस को मेंटेन करने के पैसे भी इस सॉफ्टवेयर के जिनने बनाया होगा उनकी सैलरीज, वो भी कोई ऐसे कोई नॉर्मल बंदे तो नहीं होंगे, अच्छे क्वालिफाइड बंदे होंगे, तो उनको उनका भी पे करना पड़ता होगा, ठीक है, उनके खुद के कॉस्ट लगे रहते होंगे। तो ये सब कॉस्ट वो कैसे वसूलेगा, मुझसे ही वसूलेगा, ठीक है। इसको सिक्योर रखना है, वायरस इसके अंदर नहीं आना चाहिए, भाई लोगों का डेटा इसके अंदर में है, समझो कोई बिजनेस का डेटा ही उड़ गया, ठीक है, तो बिजनेस तो पूरा ठप हो जाएगा, कोई डेटा ही अवेलेबल नहीं है तो वो डेटा को प्रोटेक्ट करके रखना है, मेंटेन करके रखना है। तो प्रोटेक्ट करने के लिए भी बहुत सारा कुछ ना कुछ हैवी टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अब उसका भी कॉस्ट अलग अलग रहेगा। तो इसलिए ईआरपी को इम्प्लीमेंट करने में कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई रहता है, उसको कॉन्फ़िगर करने में बहुत ज्यादा चार्जेस लगते हैं, बहुत महंगा होता है। तो सोच समझ के इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट है, क्या मैं केपेबल हूँ, क्या मेरे बिजनेस को रिक्वायरमेंट है उस चीज की, कौन से मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट है, किस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है,
कौन सा चीज मैनुअली मेंटेन किया जा सकता है, कौन सा चीज को सिस्टम को यूज करके ही मेंटेन करना पड़ेगा, उसको मुझे इवेल्युएट करना पड़ेगा, तभी मैं ईआरपी को इंस्टॉल करूंगा, इंप्लीमेंट करूंगा। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक क्या है, एक बहुत हाई कॉस्ट वाला प्रोडक्ट है ईआरपी, तो एक वो उसका लिमिटेशन हो गया। अभी सेकंड क्या लिखा है, रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल ट्रेन स्टाफ टू रन एन ईआरपी सिस्टम, trained and experienced employees are to be appointed in the enterprise. The correct selection of an ERP package alone cannot guarantee the success of an enterprise. In addition, the contribution of skilled and trained persons in using ERP system is very important. अभी समझो, आपके जो बिजनेस के अंदर लोग काम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी वो लोग सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड लोग हैं, ठीक है, इतने ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, लेकिन मैनुअली वो लोग काम कर लेते हैं। अभी उन लोग को नॉर्मली बेसिक कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता है, लेकिन आप लोग अगर समझो ईआरपी इंस्टॉल करोगे, तो इंस्टॉल कर लिया आपने, एकदम कंपनी के लिए एकदम सही है, फंक्शनिंग के लिए एकदम सही है, लेकिन अगर लोगों को चलाना ही नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इंस्टॉल करने का कोई मतलब है, वहां पे परेशानी आनी शुरू हो जाएगी। अगर आप लोग ईआरपी इंस्टॉल करोगे, तो उसके लिए आपको क्वालिफाइड लोगों को भी हायर करना पड़ेगा, जो लोग उसको चला सके। ठीक है। अब वो क्वालिफाइड लोगों को हायर करोगे तो भाई उसका भी कॉस्ट बढ़ेगा। पहले आपको सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड जो लोग हैं वो लोग कम सैलरी में काम करते थे, अब सेम चीज के लिए आपको क्वालिफाइड लोग हायर करोगे, ठीक है, जो ज्यादा एजुकेटेड है, तो वो लोग ज्यादा सैलरी डिमांड करेगी, तो वहां पे भी मेरा कॉस्ट बढ़ेगा। ठीक है। तो ईआरपी चलाने के लिए फर्स्ट ऑफ जो हाई कॉस्ट है, हाई कॉस्ट में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सिमिलरली जो एडिशनल ट्रेन स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है ईआरपी को चलाने के लिए, वो एक बढ़ जाती है, वो बहुत बड़ा लिमिटेशन है। अगर लोग केपेबल नहीं है, ठीक है, उतने वो एजुकेटेड नहीं है, स्किल्ड नहीं है, तो वो ईआरपी को नहीं चला सकते, क्योंकि एक सिस्टम है, जैसे आप अभी घर में देखो, अभी जो अपने पेरेंट्स है, ठीक है, जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है वो उतनी जल्दी अडाप्ट नहीं कर पाते हैं, उनको चलाने में प्रॉब्लम जाती है, ठीक है, उनको सिखाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जाती है। तो वैसे अभी ऑर्गेनाइजेशन होगी जहाँ पे लोग बहुत सालों से काम कर रहे हैं, अब उसके अंदर आप लोग अगर समझो कि कोई न्यू टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल कर दोगे, कोई न्यू टेक्नोलॉजी ला दोगे, तो वो लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार रेजिस्ट करेंगे कि भाई हम लोग चला ही नहीं सकते इसको, कैसे चलाए हम लोग, उनको ये डर भी रहेगा कि हम लोग इसको चला नहीं पाएंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी। तो आप लोग कंपनी को यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करना पड़ेगा, उनको सिखाना भी पड़ेगा, अगर नहीं सीख पाएंगे तो उनको ट्रेन स्टाफ को हायर भी करना पड़ेगा। ठीक है। तो ऐसे ही मैं नॉर्मली ईआरपी नहीं चला सकता, मुझे उसके लिए ट्रेन स्टाफ तो रिक्वायरमेंट है ही। तो यहाँ पे देखो अभी नेक्स्ट पॉइंट जो मैं यहाँ पे बोल रहा था रेजिस्टेंट वाला, वो यहाँ पे कवर्ड है, ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस इशू। Implementation of an ERP needs major changes in the current process of an enterprise. Sometimes it will be difficult to adjust with these changes by the employees and management of an enterprise, as it is human nature to resist changes. जैसा सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट बहुत कनेक्टेड एक दूसरे से। अभी समझो कि मैं ईआरपी ला रहा हूँ, अभी अगर एम्प्लॉइज उसको चला ही नहीं पा रहे हैं, वो लोग उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो वो लोग रेजिस्ट करेंगे उस चेंज को कि भाई ये क्या ला दिया आप लोग ने। ठीक है। वो एकदम मतलब कैसे धरने टाइप पे बैठ जाएगी कि नहीं इस चीज को लाने की जरूरत ही नहीं है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी, ये वो फलाना टिपकाना, परेशानी क्रिएट करेंगी बेसिकली। तो कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी जब कंपनी इन्वेस्ट मतलब कि उसको इन्वेस्ट करती है, इंप्लीमेंट करती है, तो एक रेजिस्टेंस मिलता है लोगों की तरफ से कि भाई ये आप क्या ला रहे हो, ये क्यों ला रहे हो आप। उनको समझाना पड़ता है कि हाँ ये आपके लिए कैसे इफिशियंट है, कैसे आपको हेल्प करेगा। ठीक है। माइट भी उनको ऐसा लगे कि भाई हम इसको सीख ही नहीं पाएंगे, ये हमारी जॉब के ऊपर थ्रेट है। ठीक है। सिमिलरली जो सिस्टम इंस्टॉल होगा तो उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशनल और मेंटेनेंस इशू आ जाते हैं जब मैं ईआरपी को इंस्टॉल करता हूँ, जब मैं कोई टेक्नोलॉजी को लाता हूँ तब बिजनेस के अंदर में। तो वो चीज यहाँ पे एक मेजर चैलेंज होता है बिजनेस के अंदर में, जब वो टेक्नोलॉजी आती है। अभी जो लोग सालों से प्रोग्राम्ड है कि हम लोग मैनुअली ही काम करते हैं, ठीक है, अगर आप उनको एक दिन आके बोल दोगे कि भाई हम लोग सिस्टम ला रहे हैं, आपको काम मैनुअली नहीं करना है, सिस्टम के ऊपर करना है, तो वो लोग तो सोचने लग जाएंगे भाई जो 10-10 20-20 साल से लोग काम कर रहे हैं, अभी अचानक से हम लोग ये क्या नया सीखने बैठेंगे। अब सीखने की एक उम्र होती है, लोग इतने ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते कि वो नए जो चीज है उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाए, वो लोग रेजिस्ट करेंगे। ठीक है। वो लोग चाहेंगे कि नहीं पहले तरीके से ही होने दो। ठीक है। तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आता है, ऑपरेशनल इश्यूज आने लग जाते हैं। सिमिलरली जब स्टार्टिंग में ईआरपी आएगा, तो लोग जिनको नहीं आता है तो बहुत सारी गलतियां भी होगी, गलतियां होगी तो उसके ऑपरेशन से रिपोर्केशन भी होंगे बहुत सारे, कि हाँ भाई कोई गलती हो गई, कोई समझो कोई गलत ऑर्डर प्लेस हो गया, कोई गलत तरीके से प्रोडक्शन हो गया, तो उसके लॉसेस भी होंगे। तो वो सब चीजों को मेंटेन करना पड़ेगा, वो सब ट्रेनिंग सब लोगों को देना पड़ेगा, वो रेजिस्टेंस को हटाना पड़ेगा, उनको मनाना पड़ेगा कि हाँ आप लोग कर सकते हैं, उनको ट्रेन करना पड़ेगा। तो एक ही बहुत बड़ा लिमिटेशन है ईआरपी इंस्टॉलेशन। ठीक है। अब और लास्ट पॉइंट क्या है, सिक्योरिटी कंट्रोल। Implementation of an ERP needs to follow security measures on each and every stage. This includes access control restrictions based on hierarchy in an organization. The system has to take care of unauthorized access at each level in an organization. सिक्योरिटी कंट्रोल मतलब क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल जब चीजें मैनुअली होती थी, ठीक है, सब डॉक्यूमेंटेशन मैनुअली हो रहा है, तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब मैनुअली डॉक्यूमेंट हो रहा है। लेकिन जैसे ही सिस्टम एक इंस्टॉल हो जाता है, ईआरपी इंस्टॉल हो गया,
तो सारा डेटा मेरा ऑनलाइन चले गया, इंटरनेट के ऊपर चले गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्क क्या आ जाता है? ठीक है, रिस्क क्या आ जाता है कि मेरा जो डेटा है वो लॉस हो सकता है। ठीक है, कोई भी मेरे सिस्टम को हैक कर सकता है, मेरा डेटा को बदल सकता है। ठीक है, मेरा जो अगर सिस्टम हैक हो गया, सिस्टम अगर डाउन हो गया, तो मेरे पूरे बिजनेस के ऑपरेशन रुक जाएंगे कि भाई ऑपरेशन करे कैसे। मैनुअली अब जो चीजें नहीं होती है, सब एक सिस्टम के थ्रू होती है। ठीक है, समझो मेरा सिस्टम हैक हो गया, ठीक है, या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है, अब उसके अंदर सेल्स का ऑर्डर ही इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे पास कस्टमर आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाऊंगा। ऑर्डर प्लेस नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो रॉ मटेरियल भाई कहाँ से लाएंगे, रॉ मटेरियल को कैसे कंज्यूम करेंगे, रॉ मटेरियल को कैसे परचेस करेंगे। सब चीजों की एक साइकिल है पूरे, मतलब कि रिपरकशन है हर जगह पे। तो यहाँ पे अगर मैं ईआरपी इंस्टॉल करता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक आईटी रिलेटेड जो भी रिस्क आते हैं वो सब आ जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे एक वर्ड आपको दिखेगा, एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल रिस्ट्रिक्शंस, इसका मतलब क्या? अभी समझो एक बिजनेस के अंदर पे अलग अलग हायरार्की के लोग होते हैं। ठीक है, जैसे समझो कि आप एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। आप एक कोई शॉप पे गए, ठीक है, अब वहां पे आप जो जिसे डीलिंग्स कर रहे हो, समझो वहां पे कोई उनकी शॉप का एक कोई वर्कर है, आप उसका डीलिंग कर रहे हो लेकिन बहुत पुराना है। तो वहां पे जो बिजनेस के ओनर है, अभी उन्हें उसको थोड़े से राइट दे रखे हैं। समझो कि अभी जो कस्टमर आ रहा है उसको बिल विल बनाने का है, तो उन्हें राइट दे रखा है कि हाँ भाई अगर 2-3% तक डिस्काउंट देना है तुम दे सकते हो, उसके ऊपर का कोई डिस्काउंट रहेगा तो वो मैं जब तक बोलूंगा नहीं तब तक देना नहीं है। तो यहाँ पे हायरार्की के हिसाब से उन्हें डिफाइन कर दिया कि भाई आपके क्या फंक्शन है, आप क्या चीजें कर सकते हो। लेकिन अगर समझो कि जो वर्कर है वो अपने मन से किसी को 5% का डिस्काउंट दे देगा, ठीक है, तो यहाँ पे गलती हो जाएगी, मतलब गलत हो जाएगा बेसिकली। ये तो उसका राइट ही नहीं है, ये उसको पावर ही नहीं है, वो कैसे दे दिया। सिमिलरली यहाँ पर भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में अलग अलग लोगों की अलग अलग राइट्स होते हैं, ऑब्लिगेशन होते हैं। ठीक है, कि हाँ भाई ये बंदा इतना ही काम कर सकता है, इसके ऊपर का काम करने के लिए कोई सीनियर बंदे की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कोई डिस्काउंट वाली बात हो गई, कोई परचेज वाली बात हो गई, कहीं पे पेमेंट करने वाली बात है। समझो कि अभी कहीं पे पेमेंट करना है, कहीं पे कोई बड़ा पेमेंट करना है, ठीक है, तो अभी बड़ा बड़ा पेमेंट करना, बैंक से पेमेंट होगा, तो कोई नीचे वाला बंदा नहीं करेगा, कोई एक ऊपर वाले बंदे का अप्रूवल जब तक नहीं आएगा तब तक वो पेमेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि एक्सेस कंट्रोल के रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं कि भाई कौन कि कितने लेवल की चीजों को परफॉर्म कर सकता है। समझो कि अभी मैं पेमेंट कर रहा हूँ मेरे सिस्टम को यूज करके, ठीक है, तो जो नीचे वाला बंदा है वो पेमेंट करने जाएगा, समझो कि पेमेंट हो रही 50 लाख की, तो उसके पास राइट्स था कि 25 लाख तक का पेमेंट वो कर सकता है। लेकिन 25 लाख के ऊपर अगर पेमेंट करना है तो उसको अपने सीनियर का भी अप्रूवल लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी सिस्टम के अंदर ये कंट्रोल्स लगे हुए होंगे कि 25 लाख के ऊपर जैसे ही पेमेंट होने वाला रहेगा, सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या करेगा, दूसरे जो बंदा है, जो सीनियर बंदा है, उससे भी परमिशन लेने जाएगा, अप्रूवल लेने जाएगा। जब तक वो अप्रूव नहीं करेगा तब तक पेमेंट ही नहीं होगा। तो ये यहाँ पे क्या किया गया मैंने, सिस्टम के अंदर में ऐसे एक्सेस कंट्रोल स्टेब्लिश कर दिया कि अलग अलग लेवल के जो फंक्शंस है वो अलग अलग लेवल के लोग ही परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे जो काम मिडिल लेवल का है वो मिडिल लेवल तक ही होगा। जो काम, ठीक है, जहाँ पे रिस्क ज्यादा है, जहाँ पे ज्यादा कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट, जहाँ पे सीनियर लोगों की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे सीनियर लेवल के लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, उनका परमिशन होना चाहिए। जो छोटे छोटे काम है, वहाँ जो लोअर लेवल का काम है उसमें सीनियर लोगों का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो जो छोटे लेवल के लोग हैं वो लोग को उस चीज को परफॉर्म कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं अपने अपने तौर पे। तो अगर ये जो कंट्रोल्स मैंने बताया आपको, अगर ये कंट्रोल्स नहीं रहेंगे, ठीक है, कंट्रोल्स नहीं, ये एक्सेस कंट्रोल नहीं रहेंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। कोई भी एक छोटा सा एकदम जूनियर लेवल का बंदा अगर कोई बड़ा कंपनी का बड़ा से बड़ा डिसीजन ले सकता है, ठीक है, वो कोई ना कोई चीजें कर सकता है, तो यहाँ पे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा कि अभी जिसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, जो उस लेवल के लिए क्वालिफाइड ही नहीं है, अगर वो पर्टिकुलर लेवल के फंक्शन को परफॉर्म कर पा रहा है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो भी एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी का रिस्क है, कंट्रोल यहाँ पे ईआरपी का रिस्क है। अगर सही तरीके से एक्सेस कंट्रोल नहीं लगे हुए, ठीक है, वो हायरार्की मेंटेन नहीं है कि हाँ भाई इस लेवल के ऊपर काम करना है आपको, तो इस पर्टिकुलर बंदे का अप्रूवल लगेगा, जब तक वो अप्रूव नहीं करेगा तब तक वो काम नहीं होगा। अगर इस टाइप के रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगे हुए तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है बिजनेस के अंदर। ठीक है, जैसे समझो कि एक और एग्जांपल लेता हूँ। अभी मुझे एक्सपांशन करना है, कैपेक्स करना है, मुझे कोई नया प्लांट लगाना है। तो अभी कोई नया प्लांट लगाना है उसमें तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, तो अभी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, तो अभी नीचे के लेवल के लोग सिर्फ उसको डिसीजन ले सकते हैं क्या? नहीं, जब तक ऊपर से डिसीजन नहीं होगा, जब तक समझो कि कंपनी का सीईओ हो गया, सीएफओ हो गया, ठीक है, या जो एकदम सीनियर मैनेजर्स है, जब तक वो अप्रूव नहीं करेंगे तब तक वो प्रोजेक्ट आगे ही नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन समझो ऐसा कोई सिस्टम के अंदर रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, कोई भी उस चीज को अप्रूव कर सकता है, कोई नीचे लेवल का बंदा भी उसको अप्रूव कर सकता है। तो क्या ये सही रहेगा? ये तो कंपनी के लिए बहुत ज्यादा मतलब कि डेंजरस सिचुएशन हो जाएगी कि जूनियर लेवल का बंदा, एकदम जो जूनियर लेवल का है, वो बड़े से बड़े डिसीजन ले पा रहा है, ठीक है, उसके पास वो राइट्स दे दिए गए। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस है, ये जो राइट्स है, उसी के ऊपर वो एक्सेस कंट्रोल लगाने की जरूरत है कि हाँ अगर आपको इस टाइप का डिसीजन लेना है तो उस चीज के लिए
आपको ये जो हायरार्की है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलो करना पड़ेगा। अगर ये हायरार्की प्रेजेंट नहीं है तो कंपनी के बेसिकली बहुत ज्यादा सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगी, उनके बिजनेस के अंदर फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आएगी। समझ में आया? बताइए सारे लिमिटेशन जो अभी मैंने लास्ट में बताया वो समझ में आया नहीं समझ में आया? हाँ नहीं? एक्सेस कंट्रोल का मतलब समझ में आया? क्या एक्सेस कंट्रोल का मतलब है? वो सिक्योरिटी कंट्रोल कंट्रोल में वो वर्ड जो है थोड़ा सा उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है, वो समझ में आ गया अच्छे से आपको? सिमिलरली ऑपरेशनल मेंटेनेंस लेवल इश्यूज में क्या होता है वो बाकी तो समझ में आ रहा है कि हाँ कॉस्ट ज्यादा रहेगा, स्किल्ड लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, ये जो दो पॉइंट है थोड़े से उसमें समझने वाली बात है आपको, तो वो आपको समझ में आया अच्छे से? ठीक है। अभी लास्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो एक बार पढ़ लेते हैं। ये जो लास्ट टॉपिक है ना इसका तो ऑब्जेक्टिव है सब, इसके अंदर सब पेपर में आता है। एक मिनट। भाई आखिरी में क्या है? फ्यूचर ऑफ ईआरपी। फ्यूचर ऑफ ईआरपी में क्या क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे रीड करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज आर इम्पैक्टिंग एवरी फेसेट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। The concept of machine learning is going to revolutionize ERP. It will help businesses to achieve high levels of automation. Embedded business intelligence, analytics, and data management features built into ERP will be the next future of ERP. There will be more ERP transactions triggered by sensors and external systems or devices. अब देखो यहाँ पे जो ट्रेंडिंग अलग अलग टेक्नोलॉजीज है उनके नाम लिख दिया है, एआई बोल दिया, मशीन लर्निंग बोल दिया, ठीक है, बिजनेस इंटेलिजेंस, एनालिटिक्स, फैंसी फैंसी वर्ड्स बोल दिए। तुमको मैं एग्जांपल दूंगा जो रियल लाइफ में होता है। अभी तुम लोगों ने वॉलमार्ट का नाम सुना है? वॉलमार्ट का नाम सुना है? हाँ सुना होगा। तो वॉलमार्ट क्या बेसिकली एक तरह से फॉरेन का डीमार्ट है, ठीक है। वहाँ पे मतलब एक मेगा चेन है, वहाँ पे सारे गुड्स ऐसे अवेलेबल रहते हैं, आपको बहुत बड़े मेगा स्टोर्स होते हैं जहाँ पे अलग अलग गुड्स मिलते हैं। तो उनके एक सिस्टम क्या लगा मैं तुमको बताता हूँ कि उनके जितने भी सिस्टम जब जितने भी गुड्स है सब रैक में रखे रहते हैं, मतलब आप खुद जाके उठाना पड़ता है। हाँ नहीं? तो उन लोगों ने क्या करना, जितनी भी रैक्स है जितने भी सिस्टम है वहां पे ऊपर में सेंसर्स लगे हुए हैं कि जैसे ही कोई रैक के अंदर में वहां पे एनकोडेड है वो सेंसर्स की, जैसे ही रैक के नीचे में अगर वहां पे स्टॉक आउट होता है, वहां पे गुड्स खत्म हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो सेंसर्स है उसको ट्रेस करते हैं कि भाई नीचे में गुड्स खत्म हो चुके हैं, और ऑटोमेटिकली वो रिक्वेस्ट अंदर चले जाती है इन्वेंट्री वालों के पास में कि हाँ भाई यहाँ पे जो रैक है, वो तो इतने बड़े बड़े स्टोर्स है, तो लोग अभी घूम घूम के चेक तो नहीं कर सकते कि हाँ भाई किस चीज कहाँ पे जगह कौन से गुड्स खाली हो गए कौन से गुड्स भरे हुए हैं। तो यहाँ पे वो सेंसर्स क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली ट्रैक करते हैं कि कौन से गुड्स खत्म हो गए कौन से गुड्स भरे हुए हैं। वो अंदर में रिक्वेस्ट भेज देके बता देंगे कि हाँ भाई इस रैक के अंदर में ये वाला गुड्स खत्म हो गया, इस कोड का गुड्स खत्म हो गया, उसको जाके आप रिफिल कर दीजिए। समझो अंदर इन्वेंट्री के अंदर भी वो गुड्स अवेलेबल नहीं रहेगा, तो सिस्टम ऐसा प्रोग्राम रहता है कि ऑटोमेटिकली जो उसके वेंडर्स है, वेंडर के पास भी ऑर्डर चले जाएगा कि भाई ये गुड्स हमारे पास खत्म हो गए हैं, आपको इसको पहुंचाना है। तो यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन एक तरह से एकदम खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिस्टम मेरे लिए डिसीजन ले रहा है। हाँ नहीं? और यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, वो सिस्टम डिमांड को एनालिसिस करके ऑटोमेटिकली ऑर्डर प्लेस कर देगा मेरे वेंडर के पास में कि हाँ भाई इस गुड्स की इतनी डिमांड होती है, इस हिसाब से यहाँ पे अभी इतना स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है, कितना और स्टॉक की रिक्वायरमेंट है, कितना और स्टॉक मुझे खरीदने की जरूरत है, तो वो उसके लिए रिक्वेस्ट भेज देगा। तो ये एक एग्जांपल हो गया। यहाँ पे सेंसर्स काम करते हैं कि ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन हो जा रहा है कि कौन सा गुड स्टॉक आउट हो गया है, कौन सा गुड को वापस से रिफिल करने की जरूरत है। सिमिलरली वहां पे क्या होगा, अगर अंदर भी खत्म हो गए तो सीधा सीधा वेंडर के ऑर्डर चले जाएगा कि भाई ये गुड्स खत्म हो गए, आपको ये गुड्स को डिलीवर करने की रिक्वायरमेंट है। एक ही एग्जांपल। एक और एग्जांपल देता हूँ। आप लोग वेंडिंग मशीन में गए हो? वेंडिंग मशीन कभी आपने यूज की है जहाँ पे आप लोग मतलब कि जैसे रेक के अंदर में गुड्स रखे रहते हैं, आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है और नीचे से गुड्स निकलते हैं। वेंडिंग मशीन आपने कभी देखी है? कभी सुना है, मतलब बेसिकली ये वर्ड सुना है? हाँ भैया। अब ये हाँ। वेंडिंग मशीन में क्या होता है, यहाँ पे वो जो सिस्टम है ऐसा है, ऐसा आर्टिफिशियली मतलब ट्रेंड है कि वहां पे जैसे ही वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्रैक करते रहेगा कि मशीन सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है, अंदर में जो गुड्स है भरे हैं कि नहीं भरे हुए, ठीक है, वहां पे कोई ह्यूमन तो अगल बगल में रहता नहीं है। पर जैसे ही वहां पे गुड्स खत्म होंगे ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट कर जाएगी कि इसको रिफिल करने की जरूरत। सिमिलरली मशीन के अंदर जो मशीन प्रॉपर चल रही है कि नहीं चल रही है, वो ऑटोमेटिकली सिस्टम के अंदर में ट्रैक होते रहता है, जो उसकी फंक्शनिंग है, टेम्परेचर बरोबर है कि नहीं, ठीक है, साउंड वाउंड तो फालतू कुछ नहीं आ रहा, कहीं से कोई लीकेज वीकेज तो नहीं है। और कहीं पे भी छोटा सा भी ऐसा इंसिडेंट मिलता है तो सिस्टम क्या करता है, ऑटोमेटिकली मेंटेनेंस के लिए रेस कर देगा कि भाई ये मशीन में प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रखी है, आपको आगे इसको चेक करने की जरूरत है। तो यहाँ पे मैनुअली बंदे को आके चेक करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरे लिए मशीन क्या कर रही है, वो ऑटोमेटिकली अपना मेंटेनेंस खुद
मतलब कि रिक्वेस्ट खुद डाल दे रही है कि हाँ भाई इसमें मेंटेनेंस की जरूरत है, इसमें ये मशीन की प्रॉब्लम आ रही है। सिमिलरली जब अपनी मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो मैन्युफैक्चरिंग में जो मेरी मशीन है उनके अंदर सेंसर्स लगे हुए होते हैं। वो सेंसर्स जो डेट मतलब सेंसर्स क्या, टेम्परेचर को, फिर वाइब्रेशन, जो जो भी अलग अलग पैरामीटर्स उनको ट्रेस करते रहते हैं कि हाँ भाई कब मशीन ओवरलोड हो रही है, कब मशीन फंक्शनिंग सही तरीके से नहीं कर रही है। तो उन पैरामीटर्स के बेसिस पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिसीजन ले लिया, मशीन डिसीजन ले लेती है कि हाँ भाई इस मशीन के अंदर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ये पेन पॉइंट है, इसको आपको रिपेयर करने की जरूरत है, इसको चेक करने की जरूरत है, यहाँ पे प्रोडक्शन सही तरीके से नहीं हो। तो यहाँ पे मशीन खुद मेरे लिए डिसीजन ले रही है, खुद वो ट्रेन हो रही है। यहाँ पे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करिए, सेंसर्स को यूज करिए। जैसे आप लोग टेस्ला का नाम सुना होगा, ठीक है, टेस्ला का नाम सुना, टेस्ला कार का, जो हाँ भैया। ड्राइवरलेस हाँ कार भैया। होती है। अब वो ऑटोमेटिकली ड्राइव करती है कारें। तो वो कैसे कर रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मशीन को ट्रेन किया गया है, ठीक है, उस कार को ट्रेन किया गया है कि भाई सामने कोई ऑब्जेक्ट आ गया, इस टाइप का कोई ऑब्जेक्ट आ गया, इस साइज का कोई ऑब्जेक्ट आ गया, तो ऑटोमेटिकली आपको कार को रोक लेना है। ठीक है, उसको लेन को कैसे फॉलो करना है, रोड पे कैसे चलना है गाड़ी को, ठीक है, वो सिग्नल विग्नल्स को सब उसको ट्रेन किया गया, सिस्टम के अंदर में ट्रेन किया गया। और गाड़ी चलते चलते भी खुद ट्रेन होती है, वो मशीन खुद ऑटोमेटिकली लर्न करती है कि हाँ भाई अब क्या चीज को करने की जरूरत है, ये कुछ नया प्रॉब्लम आया है तो उसको कैसे रिजोल्व करे। तो उसका सिस्टम वैसे बनाया गया। तो वैसे बिजनेस के अंदर भी मैं अलग अलग लेवल पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ कि ऑटोमेटिकली सिस्टम मेरे को मतलब कि डेटा पॉइंट दे कि हाँ भाई ये चीज को आपको करने की जरूरत है, ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको आप ऐसे रिजोल्व कर सकते हैं। वो सब चीजें मुझे करने में हेल्प करे, वो डेटा को एनालिसिस करे और मुझे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने दे कि डिसीजन में जल्दी से जल्दी ले सकूं। तो खुद बैठ के एनालिसिस करने की रिक्वायरमेंट ना हो, सिस्टम मुझे खुद एनालिसिस करके दे। तो यहाँ पे वो सब सिस्टम, वो सब है ईआरपी का मेरा फ्यूचर। सिर्फ नॉर्मल डेटा मेरे सिस्टम के अंदर इनपुट करना वो ईआरपी नहीं है। फ्यूचर में क्या हो रहा है, ईआरपी को मैं और कितना इफिशिएंटली यूज कर सकता हूँ। ईआरपी को यूज करके उसके अंदर जो डेटा इनपुट हो रहा है उसको यूज करके मैं कितना अच्छे से अपने डिसीजन ले सकता हूँ, एक्यूरेट कितना और डेटा ले सकता हूँ, रिसोर्स को मैं कहाँ यूटिलाइज कर सकता हूँ, कितना अच्छे से यूटिलाइज कर सकता हूँ, कहाँ पे लीकेजेस हो रहे हैं उनको मैं कैसे स्टॉप कर सकता हूँ। वो मेरा फ्यूचर ऑफ ईआरपी है। वो ये जो टेक्नोलॉजी के नाम यहाँ पे लिखे हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्ड का मतलब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे अपना खुद का दिमाग है, अपन यहाँ पे चीजें सोच के काम करते हैं, तो वैसे सिस्टम को ऐसा ट्रेन कर दिया गया है, ठीक है, जैसे जैसे डेटा इनपुट होते रहता है वो खुद डिसीजन लेने में हेल्प करता है, डिसीजन लेता है खुद खुद की खुद, वो डेटा को यूटिलाइज करके डेटा को प्रोसेस करके। मशीन लर्निंग एक वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब पार्ट है कि स्पेसिफिकली मशीन रिलेटेड है, कि मशीन चलते चलते खुद सीखेगी कि भाई कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें इसका क्या इम्पैक्ट होता है, क्या प्रॉब्लम्स को कैसे रिजोल्व होता है, ठीक है, कौन से पैरामीटर्स को बढ़ाना है, कौन से पैरामीटर को कम करना है। खुद मशीन खुद चलाएंगे अपने आप को, वहां पे ह्यूमन को चलाने की भी जरूरत नहीं है, वो रोबोट्स खुद काम करेंगे। तो वो मशीन लर्निंग का पार्ट हो गया। फिर क्या बोल रहे, एम्बेडेड बिजनेस इंटेलिजेंस, एनालिटिक्स, डेटा मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या कि डेटा को मैं मतलब मेरे को एट टाइम क्या करना है, डिसीजन लेना है, क्विक डिसीजन लेना है, अच्छे से अच्छे सही डिसीजन लेना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पे सिस्टम मुझे जो डेटा इनपुट हो रहा है उसको खुद प्रोसेस कर रहा है, जैसे मुझे रिपोर्ट चाहिए, जैसा मुझे मेरी रिक्वायरमेंट है उसको प्रोसेस करके अपना खुद का दिमाग लगा के जो सिस्टम के अंदर एम्बेडेड है, जो रिपोर्ट्स एम्बेडेड है, मुझे जो फॉर्मेट में डेटा चाहिए वो मुझे दे दे रहा है। जैसे भी चैट जीपीटी जो अपन यूज करते हैं, अभी मैं अपने सिस्टम के साथ भी चैट जीपीटी को जोड़ सकता हूँ कि हाँ भाई मुझे जो मेरा डेटा जो आया है मुझे इस फॉर्मेट में डेटा चाहिए, मुझे ये डिसीजन लेना है, इसलिए क्या डेटा रिलेवेंट है, आप उसको एनालिसिस करो और मुझे सजेशन दो। तो ये जो बिजनेस इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज है उसको मैं इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ मेरे ईआरपी के साथ। सेंसर्स वाला मैंने एग्जांपल तुमको दिया कि हाँ सेंसर्स इन सब के साथ में कैसे काम करते हैं। जैसे मेरी अभी कार है, कारों में भी हजारों में सेंसर्स होते हैं कि भाई आसपास में कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो सेंसर ट्रैक करेगा और मुझे कभी की तभी वो बताएगा कि भाई आसपास में वो चीज है, आपको देख के चलाने की जरूरत है, वहां पे अगल बगल में कोई इंसान चल रहा है, कोई गाड़ी आ रही है, तो आपको गाड़ी को कहीं और ले जाने की जरूरत है। वो सेंसर्स बेसिकली क्या करते हैं, मशीन को खुद भी चलाता है। आपने जैसे सुना होगा, जैसे एक्सयूवी 700 में एक फीचर मुझे जितना पता है, वो लेन असिस्ट का काम करता है। मैं अगर अपना हाथ छोड़ भी दूंगा ना स्टीयरिंग व्हील के ऊपर से, तो गाड़ी का इधर उधर नहीं जाएगी, वो सीधा सीधा चलती रहेगी। और ऑटोमेटिकली कहीं मोड़ भी रहेगा तो गाड़ी अपने आप को मोड़ लेगी। तो वहां पे क्या हो रहा है, वो सेंसर्स काम कर रहे हैं, मशीन को चला रहे हैं। तो ये सब चीजें सिमिलरली ईआरपी जो अपना प्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया, ये कंपनी में पार्ट है, तो यहाँ पे वो सब चीजें भी आ गई है, वो आ रही है बेसिकली। वो फ्यूचर है मेरे ईआरपी। समझ में आया नहीं समझ में आया? हाँ नहीं?